हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जोन बाय एमके में। और आज हम ऑब्जेक्टिव का तांडव पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम 30 क्वेश्चन के बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आप सब कैसे हैं, अच्छे ही होंगे। तो देर ना करते हुए आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ खास है, इनसे बाहर कुछ नहीं। वैसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में हर एक साल आते हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है 400 प्लस क्वेश्चन। इसमें से 80 में 80 लगा के आएंगे। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल साइंस जोन बाय एमके। मोटिवेशन थॉट है हमारा, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जो जितना पसीना बहाएगा वो उतना ही बुलंदियों की ऊंचाई पे चढ़ेगा। इसलिए आप खूब पसीना बहाएं, ये नहीं कि बस काम कर रहे हैं पसीना बहा रहे हैं। लगन के साथ अपने पसीनों को बहाएं, एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। 30 क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा है उनमें से लिए गए हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ और ध्यान से देखें और खुद से क्वेश्चन करने का प्रयास करें। कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं, एक कॉपी और एक कलम लेके बैठें और खुद से क्वेश्चन करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर है 93। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। और इनसे जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तीर के निशान के जो इधर होता है उसे अभिकारक कहा जाता है, और जो होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट क्षारीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो हमारा ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? ये सुचालक होता है अधातु होते हुए भी। तो हमारा सही आंसर है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, COOH, ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिल समूह है। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल इफेक्ट प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से ही टिंडल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन आपको पता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश आने पे उसके अपने दिशा से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश आपको पता है, प्रकाश के माध्यम एक माध्यम है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का विक्षेपण आपको पता ही है। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। आगे हम बात करें, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम दोस्तों बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल। इथेनॉल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग जो बर्फीली एरिया होती हैं वहाँ तेल ना जमे तो तेल में इथेनॉल को मिलाया जाता है ताकि तेल जमे नहीं। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं,
ये दोस्तों आपके जितने भी ये क्वेश्चन है सब आपके मैट्रिक के हाफ ईयरली मतलब छमाही एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखें, इसी पैटर्न पे आपके फाइनल एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो आप बने रहें। और इसको आइए हम डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ए, मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। दो डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी है? तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर, अगर बात करें सेंटीमीटर में तो 100/f होता है। वैल्यू पुट कर दें, इधर 2 दिया है और इधर 100 और बाई f निकालना है। 2 50 क्या हो जाएगा? f हमारा कितना हो जाएगा? 50। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या? 50 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका एक सूत्र होता है, लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 1/f, मतलब फोकस के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है। अगर दोस्तों आगे हम बात करें तो इसको मीटर में दिया रहे तो 1/f, सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f हम फार्मूला को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए उपयोग में लाया जाता है। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? सबसे अधिक झुकाव जो होता है वो होता है हमारे बैगनी का। बैगनी जो होता है सबसे अधिक झुका होता है, लाल सबसे कम झुका होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। जब तेज प्रकाश पड़ती है तो अपने आँखों को हम क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं। बंद करना मतलब पुतली अपने साइज को क्या करती है? घटा लेती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। और कम प्रकाश में पुतली का साइज बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम के बैगनी रंग का झुकाव क्या होता है? सबसे अधिक होता है। हरा रंग बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्निया के पीछे एक रचना होती है उसे कहते हैं, कार्निया के पीछे एक रचना होती है उसे हम कहते हैं आइरिस, जिसको बोलते हैं परितारिका, जो आंखों को कलर प्रदान करती है। आगे हम बात करें रेटिना, रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। नेत्रपटल, नेत्रपटल मतलब नेत्र लेंस। आगे हम बात करें पुतली, तो पुतली प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक, तो विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक होता है हमारा क्या? वोल्ट। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत विभव क्या होता है? तो इकाई धन आवेश में, इकाई किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश को लाने में किया गया कार्य, मतलब V बराबर हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा आपका क्या? W/Q। ये होता है हमारा विद्युत विभव। प्रतिरोध जो धारा के प्रवाह को रोकता है, प्रतिरोध, इसे R द्वारा सूचित करते हैं और प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। विद्युत शक्ति पावर आपको पता ही है, वाट होता है। आगे दोस्तों हम बात करें, विद्युत फ्यूज विद्युत तार के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो अगर श्रेणी क्रम की बात करें तो R समतुल्य बराबर होता है R1 + R2। तो जोड़ दे दोस्तों, 10 + 20 बराबर 30 ओम। तो 30 ओम हमारा ऑप्शन में है तो हम लगा देंगे 30 ओम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 30 ओम। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो हीरा का अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42।
42। आगे हम क्वेश्चन दोस्तों बात करें, क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH मुक्त होता है। क्षार को जल में घोलने पर OH मुक्त होता है, H भी मुक्त होता है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दोनों। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो इस ऑक्साइड का रंग होता है सफ़ेद। आगे दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करें, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल के डंक में हमारा पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। नेटल के डंक में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है Na2ZnO2। Na2ZnO2। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H2 ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। कौन सी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? कौन सी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो है क्या? पोटेशियम। AgPbAu जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनमें जंग नहीं लगता है। आगे हम बात करें, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार अयस्क है हमारा पारद। पारद मतलब बोले तो मरकरी, Hg का अयस्क क्या है? सिनेबार है। ताम्र और एवं टीन के मिश्र धातु को कासा कहते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कासा कहते हैं। पीतल, पिताजी, तांबा और जिंक। पीतल, पिताजी, तांबा और जिंक के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? पीतल। निम्न में से कौन सी अधातु चमकीली होती है? तो आयोडीन अधातु जो है ये क्या होती है? चमकीली होती है। आगे दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करें, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो कौन सा धातु जल में डालने पे तैरने लगता है? तो पोटेशियम धातु जल में डालने पे तैरने लगता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या मिलता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। दोस्तों 24 कैरेट का सोना से आभूषण नहीं बना सकते, वो टूट जाएगा, इसलिए हम 22 कैरेट का सोना आभूषण बनने वाला सोना का उपयोग करते हैं। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं ATP को, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ADP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइफास्फेट। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सीरा अलिन छिद्र को क्या कहते हैं? सीरा अलिन छिद्र को कहते हैं हृदय लेख, पेस मेकर, पेस सेंटर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हृदय लेख। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? तो रुधिर चाप एड्रीन ग्रंथि नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो अंडाशय, शुक्रवाहिका जो है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब ये होता है मेल में डिम्बवाहिनी फिलोपियन ट्यूब, ये होता है फीमेल में गर्भाशय, फीमेल में अंडाशय, फीमेल में। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ए भी यूनिवर्सल रिसीसर होता है, ये सभी से रक्त को प्राप्त कर सकता है। चूने के पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में धुतिया हो जाता है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है अमाशय से। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है अमाशय से। आगे दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा बट नॉट लिस्ट, इसके आगे भी और कुछ है। अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी होता है? दोस्तों आपको पता होगा पेनक्रियाज जो होता है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का ग्रंथि होता है, जिसमें 1% अंतःस्रावी का काम करता है और 99% बाह्यस्रावित का काम करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।